नमस्कार, आप देख रहे हैं साइकोलॉजी शिक्षा हिंदी यूट्यूब चैनल। मैं हूं अवधेश, स्वागत करता हूं आपका। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम लोग अगले प्रश्न पर बात करें। तो अगला प्रश्न पर जाने से पहले आपसे अनुरोध है कि आप इस चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ कमेंट में बताएं कि क्या प्रश्नों की सीरीज या यूजीसी नेट के यह व्याख्यात्मक परिचर्चा कैसी लग रही है, जिससे आपको और भी बेहतर बनाया जा सके, जिससे आपके लिए इस व्याख्यान सीरीज को और भी बेहतर बनाया जा सके। आइए बात करें। तो प्रश्न है, स्मृति के 3 संज्ञानात्मक प्रक्रियाएं सम्मिलित हैं, नीचे दिए क्रम में कौन सी सही है। पिछले व्याख्यान में हमने बताया था कि स्मृति प्रक्रिया में 3 तरह की प्रक्रियाएं सम्मिलित होती हैं, इकोडिंग, स्टोरेज और रिट्रीवल। तो आप आसानी से इसका आंसर दे सकते हैं कि इकोडिंग, स्टोरेज और रिट्रीवल, ये बी सही होगा। अगले प्रश्न पर बात करें तो अल्पोर्ट का परिवीक्षण था। अल्पोर्ट, जो कि आप जानते हैं कि सीलगुण व्यक्तित्व का सीलगुण सिद्धांत देने वाले मनोवैज्ञानिक हैं। व्यक्ति के इर्द गिर्द उपस्थित कारक उसके व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं। उसके अनुसार वही भाग अंडे को सख्त कर देता है और मक्खन को पिघला देता है। इसका कारण है, इनका मानना है, प्रश्न है अल्पोर्ट के विचारधारा के अनुसार कि जो इर्द गिर्द की चीजें होती हैं वही व्यक्तित्व का निर्माण करती हैं। यानी कि हमारा व्यक्तित्व कैसा होगा वो डिपेंड करता है कि हम किस वातावरण में रह रहे हैं, किस परिस्थिति में रह रहे हैं, किस संस्कृति में रह रहे हैं, किस क्षेत्र में रह रहे हैं। उस क्षेत्र के जो वातावरण है उसी के आधार पर हमारा व्यक्तित्व निर्मित होगा। उनका कहना है कि वही चीज अंडे को के ऊपरी भाग को सख्त बना देती है, लेकिन वही चीज जो है मक्खन को पिघलाने लगती है। यानी कि कौन सा कारक? वातावरण एक ऐसा कारक है जो भिन्न भिन्न व्यक्तियों के व्यक्तित्व में अलग अलग तरह से प्रक्रिया करके उनके व्यक्तित्व का विकास करती है। क्योंकि हर व्यक्ति का जो व्यक्तित्व है वो एक निश्चित आनुवंशिकता लेकर पैदा होता है, लेकिन जब वह आनुवंशिकता वातावरण के साथ मिलती है तो वह अंडे के ऊपरी भाग के साथ सख्त भी हो सकती है और मक्खन की तरह पिघल भी सकती है। ये अल्पोर्ट की विचारधारा के अनुसार ये क्वेश्चन था, तो वातावरण कारक सही होगा। अगले प्रश्न पर बात करें। रूपात्मक तर्क का अर्थ है, यानी कि फॉर्मल रीजनिंग या फॉर्मल तर्क का क्या मतलब है? कई आधारिकाओं का एक समुच्चय, ठीक है, नियमों का वह समुच्चय जो निश्चित करता है कि तर्क आंतरिक रूप से संगत है या नहीं। हाँ, तो ये ऑप्शन यानी कि 23वां का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर बात करें। यहाँ पर चूंकि युग्म दिए हुए हैं, ठीक, अब अभिकथन और कारण वाले प्रश्न हैं। आपको हमने पिछले व्याख्यान में पूरी एक सीरीज अभिकथन और कारण की बताया था और आसानी से आपको ये बताया गया था कि किस तरह से इन प्रश्नों को हल करते हैं, अभिकथन और कारण वाले प्रश्न। चूंकि आप 4 ऑप्शन में विकल्प देना है, ए और आर दोनों सही है और आर एक सही की व्याख्या करता है। ए आर सही है लेकिन आर ए की व्याख्या नहीं करता। ए सही है, आर गलत है, और ए गलत है, आर सही है। इन 4 तरह के विकल्पों के आधार पर आपको उत्तर देना है। तो पहला ऑप्शन है कि जब कोई ऊपर से नीचे देखता है तो समानांतर रेल की पटरियां काफी दूर पर मिली हुई प्रतीत होती हैं। आप लीनियर पर्सपेक्टिव पढ़े होंगे, यानी कि जब हम रेल की पटरी पर देखते हैं तो आप बहुत दूर जाने के बाद लगता है कि दोनों पटरियां क्या है, एक दूसरे से मिली हुई हैं। अब कारण क्या कह रहे हैं कि ये अभिकथन है। अब कारण उसका क्या है कि काफी दूर पर वस्तु के गठन का प्रत्यक्षण भिन्न होता है। ये तो सही बात है कि जब हम किसी चीज को दूर से देखते हैं तो उसका जो प्रत्यक्षण होता है, परसेप्शन होता है, उसमें नजदीक की अपेक्षा भिन्नता होती है, क्योंकि उसके गठन या टेक्सचर में भिन्नता हो जाती है। लेकिन यहां पर लीनियर पर्सपेक्टिव्स की बात कर रही है, यहां कॉमन फेथ की बात हो रही है। जिन दोनों ऑप्शन सही हैं, लेकिन आर ए की व्याख्या नहीं कर रहा है, इसलिए जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो बी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर बात करें तो क्रिया प्रसूत अनुबंधन के सिद्धांत अधिगम में दंड की भूमिका पर बल नहीं देते हैं। यानी कि अधिगम के लिए दंड की प्रक्रिया को ध्यान दीजिएगा। दंड
को क्रिया प्रसुप्त अनुबंधन में उपयोग होता है लेकिन अधिगम में नहीं होता है, यानी कि ये बात सही है। वहीं दंड पुनर्बलन के विपरीत अनुक्रिया की शक्ति को कम कर देता है। तो इस आधार पर आप देखें तो क्यों नहीं प्रयोग किया जाता, क्योंकि दंड क्या है, विपरीत अनुक्रिया, यानी उस शक्ति को जिसको हम सिखा रहे हैं वो कम होने लगती है। तो इस आधार पर आप देखेंगे कि ए भी सही है और आर भी सही है और आर ए की स्पष्ट व्याख्या कर रहा है, तो इस तरह से जो आपसे सही होगा वो ए सही होगा। अगले प्रश्न पर बात करें तो अन्य बातों के समान रहते हुए दीर्घ परीक्षणों की लघु परीक्षणों की तुलना में अधिक विश्वसनीयता होती है। ठीक है, यानी कि अगर और सभी बातें समान हो, यानी कि हमने सभी वेरिएबल्स को कंट्रोल अगर हम किए हैं, तो जो बड़े परीक्षण होते हैं छोटे परीक्षणों की अपेक्षा उसमें विश्वसनीयता अधिक होती है, इस प्रश्न का कहना है। वही कारण क्या कह रहा है, किसी परीक्षण की विश्वसनीयता की अवधारणा प्राप्त स्कोर और सही स्कोर के बीच संबंध को की दृष्टि को बताती है। ठीक है, यानी कि ये तो कह रहा है कि एक बड़े परीक्षण और छोटे परीक्षण में विश्वसनीयता में अंतर होता है, और ये बात और कर रहा है कि जो प्राप्त स्कोर होता है और जो ट्रू स्कोर होता है दोनों के संबंध किसी परीक्षण की विश्वसनीयता की अवधारणा को स्पष्ट करते हैं। बात तो दोनों सही है लेकिन आर ए की व्याख्या नहीं कर रहा है, इसलिए ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आइए हम अगले प्रश्न पर बात करें, जो कि एक अनुच्छेद के आधार पर आपको 47 से 50 के प्रश्नों का आंसर देना है। यहाँ पर एक अनुसंधानकर्ता की परिकल्पना यानी कि हाइपोथेसिस ये है कि अगर अर्थवान सामग्री है तो वो अर्थहीन सामग्री से अधिक शीघ्रता से याद होती है, यानी कि अगर मीनिंगफुल पाठ्य सामग्री है तो मीनिंगलेस पाठ्य सामग्री से जल्दी याद होती है, ये परिकल्पना है। ठीक, अब यहीं पर अगर देखें तो शोधकर्ता ने ये परिकल्पना बना रखा है कि जो अर्थवान सामग्री है वो अर्थहीन सामग्री से जल्दी याद होती है। अब यहीं पर ये चूंकि रिसर्च हाइपोथेसिस है और नल हाइपोथेसिस जब आप इसी के आधार पर अपने आप बन जाती है कि इन दोनों तरह के पाठ्य सामग्रियों में कोई अंतर नहीं होता है, ये नल हाइपोथेसिस बन जाएगी। उसने यादृच्छिक ढंग से 90 शब्द लिया और 3 वर्गों में यानी कि 3 तरह के ग्रुप लिए, ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी, और तीनों को याद करने के लिए सामग्री दिया। ए को 3 अक्षरों की कोश की अर्थवान शब्द याद करने के लिए दिया गया और बी को जो दिया गया वो 80% साहचर्य मूल्य के थी और जो सी को दिया गया वो 20% साहचर्य मूल्य के थे। तो इस प्रकार से देखा गया कि उनके क्रमिक अधिगम विधि का आवश्यक सावधानियों पूर्वक नियंत्रित और अन्य जो वेरिएबल्स थे उनको नियंत्रित किया गया ताकि इस अर्थवान सामग्री की अधिगम में आसानी से प्रभाव देखा जा सके। तो यानी कि जो जोड़ तोड़ कर रहा है प्रयोगकर्ता उसका स्पष्ट प्रभाव देखा जा सके, इसके लिए नियंत्रण का अनुपालन किया गया। अब परिणाम क्या हुआ कि विश्लेषण में बताया गया कि सूची को याद करने के लिए वर्ग अगर ए की बात करें तो वर्ग बी और सी की अपेक्षा औसत, विश्लेषण बताएगा कि सूची को याद करने के लिए वर्ग ए के लिए वर्ग बी और सी की अपेक्षा औसत परीक्षण अधिक था। देखिए यहीं पर क्या होती है, ये कह रहे हैं कि जो ए का स्कोर आया वो बी और सी से औसत अधिक था, यानी कि जो इनकी परिकल्पना है वो सत्य सिद्ध हो जाती है। और जब शोध परिकल्पना सत्य सिद्ध होती है तो वहीं जो नल हाइपोथेसिस होती है वह सीधे सीधे रिजेक्ट हो जाती है। अब आइए प्रश्न पर बात करें। उपरोक्त डाटा सामग्री से निष्कर्ष निकाला जा सकता है, कूट से मिलान करना है कि अनुसंधान परिकल्पना सत्यापित हो जाती है। सही बात है, अनुसंधान परिकल्पना अस्वीकृत हो जाती है, शून्य परिकल्पना अस्वीकृत हो जाती है। ठीक है, सही है। तो इस आधार पर आप देखेंगे ये फोर्थ भी नहीं सही है, तो 1 और 2, 1 और 3 किसमें है, वो है सी, ऑप्शन सही हो जाएगा। अब हम अगले प्रश्न पर बात करें तो वर्ग ए और वर्ग बी और वर्ग सी औसत अंतर का सत्यापन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विश्लेषण संभवतः इस्तेमाल किया, यानी कि कौन सी सांख्यिकी विधि है
इनके बीच सार्थ अंतर ज्ञात करने के लिए अवश्य है, क्योंकि आप जान रहे हैं 3 वर्ग है तो अवश्य ही आप एफ टेस्ट यूज करेंगे। तो एफ टेस्ट चूंकि 2 दिया हुआ है तो इसमें से आप किस एफ टेस्ट को लगाएंगे जो कि मल्टीपल हो, तो इस आधार पर मल्टीपल तुलनात्मक परीक्षण के लिए आप सी सही होगा। अगले प्रश्न पर बात करें तो उपरोक्त प्रयोग में सूची को सीखने जितने परीक्षणों की आवश्यकता होती है उसे कहते हैं। क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा, उपरोक्त प्रयोग में सूची को सीखने यह करने के लिए जितने परीक्षणों की आवश्यकता होती है उसे क्या कहते हैं। स्वतंत्र चर, नियंत्रित चर और आश्रित चर। तो इस आधार पर अगर देखें तो ऑप्शन जो भिन्न है वो डी है, तो मध्यवर्ती चर हो जाएगा। अगले प्रश्न और इस सीरीज के अंतिम प्रश्न पर बात करें तो उपरोक्त प्रयोग में प्रयुक्त डिजाइन का नाम बताइए। चूंकि अलग अलग वर्ग आपने बनाया है, अलग अलग खंड बनाया है, तो अवश्य ही रैंडमाइज ब्लॉक डिजाइन होगा। तो इसका जो आंसर होगा रैंडमाइज ब्लॉक डिजाइन। हमें उम्मीद है कि आपको यह व्याख्यान पसंद आ रहे हैं। अगर आपको यह व्याख्यान अच्छे लग रहे हैं तो कमेंट में अवश्य ही बताएं, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और आपका यह वीडियो व्याख्यान अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।